जब भी वो एक्सहेल करते हैं, सो अगेन दिस इज सिम्बॉलिक। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, बट एट पीरियोडिक इंटरवल्स उनके पोर्स में से यूनिवर्सेस निकल रहे हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है मल्टीवर्स का, ये इनिशियली हमारे पुराणों से आया है। गायत्री मंत्र अगर आपने पढ़ा हो तो ओम भूर्भुवः स्वः, अर्थ से भूलोक, अर्थ से लेके या भूलोक से लेके सूर्य तक का जो डिस्टेंस है वो भूवर लोक, तो उसके बीच में जो कुछ है वो सब भूवर लोक में आता है। और सूर्य से लेके ध्रुव तक, ध्रुव तारा जो है, ध्रुव तारा तक का जो रीजन है दैट इज स्वर्गलोक। अच्छा, जो सोल्स है ना, राइट, उन जब तक देखिए सोल पैदा नहीं होती तब तक ऐसा बोलते हैं सोल को सारी मेमोरीज हैं अपने पिछले जन्मों की। पुराणों में तो ऐसा कहा जाता है कि व्हाई डज अ चाइल्ड क्राई व्हाइल बीइंग बोर्न। सोल को वो पता है कि अब मैं सब भूल जाऊंगा या भूल जाओ, और अब मुझे दोबारा इस सब में घुसना पड़ेगा। नमस्ते विनीत जी। हाय सात्विक, वेलकम बैक। थैंक यू सो मच। सो हमने जस्ट शूट किया अभी हमारा हिस्ट्री के ऊपर, जो इट्स नॉट एंटायरली हिस्ट्री क्योंकि वो कहीं ना कहीं पुराण से रिलेटेड है और वो डीबंक करता है कि हमने क्या गलत तरीके से पूरी हिस्ट्री समझी और अज्यूम की है। लेट्स मूव ऑन फ्रॉम दैट। एंड मेरा एक पर्सनल जो आपका एक ब्लॉग है, डीकोड हिंदू माइथोलॉजी। इट्स टॉप 30 ब्लॉग्स इन द वर्ल्ड फॉर माइथोलॉजी। ऑल्दो आजकल माइथोलॉजी वर्ड हैज बिकम अ बैड वर्ड, पर इन्होंने स्टार्ट शायद 2010 में या 2011 में की थी। तो आई थिंक तब हम एक अज्ञान व्यक्ति ऐसे करके माफ़ कर देना प्लीज़। वैसे अज्ञानी नहीं है, मैंने वो भी, उसके लिए भी मुझे माफ़ कर देना। सो कमिंग टू द पॉइंट, उसमें उन्होंने एक सीरीज़ है बाजू में, अगर आप देखेंगे हम डाल देंगे उसका एक स्क्रीनशॉट, जिसमें आप देखेंगे राइट साइड में A to Z इन्होंने पूरी एक ब्लॉग की सीरीज़ लिखी है। उसमें से C पे आता है क्रिएशन बाय ब्रह्मा और क्रिएशन ऑफ ब्रह्मा। इट्स माई पर्सनल फेवरेट, और मैं आई डोंट नो कितने बार मैंने इनसे जिद कर ली है और ये शायद पक गए होंगे, तो बोले आज फाइनली कर ही लेते हैं शूट इस पे। सो येस, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम इट, क्योंकि ये थोड़ा सा वैष्णव पर्सपेक्टिव से आपने ब्लॉग लिखा है। तो आपने शायद इनका रणवीर के चैनल पे देख लिया होगा, जहाँ पे इन्होंने शिव के हिसाब से लिखा था, तो शिव भगवान के तरफ से आ चुका है पर्सपेक्टिव। तो आज हम थोड़ा डेप्थ में क्रिएशन ऑफ ब्रह्मा पे जाएंगे। ऑन टू यू, आपको कैसे लेना है इसको। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर। तो पहली चीज, थैंक यू। नहीं प्लीज गो अहेड। बस द क्वेश्चन आई एम जस्ट फ्लोटिंग इट टू यू कि फ्रॉम द बिगनिंग, द वेरी बिगनिंग, जो हमको लगता था बिग बैंग है, उसके भी पहले की बिगनिंग, व्हाट डू यू थिंक इट इज? राइट, सो सात्विक, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर मेंशनिंग द ब्लॉग। एक्चुअली 2011 से मैं वो ब्लॉग लिख रहा था एंड आई कंटिन्यूड इट टिल 2016 और 17। आई थिंक 5 या 6 साल मैंने वो ब्लॉग किया है। और उस टाइम पे एक्चुअली लोग पढ़ते थे। हाँ, अब लोग पढ़ते कम है, देखते ज़्यादा है। सो इसलिए हाँ, इसीलिए द होल फॉर्मेट हैज चेंज्ड फ्रॉम आर्टिकल्स टू पॉडकास्ट। बट उस ब्लॉग में मैंने काफ़ी इन डेप्थ रिसर्च करके, स्क्रिप्चर्स पढ़ के उनको सिंप्लीफाई करने की कोशिश की और उनको थोड़ा साइंटिफिकली या लॉजिकली एनालाइज करने की कोशिश की अलग अलग आर्टिकल्स में। सो उसमें जो आर्टिकल है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, क्रिएशन बाय ब्रह्मा, उसमें एक डेफिनेटली वैष्णव पर्सपेक्टिव है, क्योंकि वो मैंने भागवत पुराण से लिया था। और उसमें पूरी डिटेल्स दी गई हैं कि क्रिएशन कैसे हुई। अब जैसा आपने कहा कि बिफोर द बिग बैंग, हम लोग क्रिएशन जनरली हम सोचते हैं, इमेजिन करते हैं साइंटिफिकली कि यूनिवर्स शुरू हुआ बिग बैंग से, बट क्या उसके भी पहले कुछ था? दैट इज़ द क्वेश्चन, राइट? सो स्क्रिप्चर्स में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो हमें पता नहीं होती, क्योंकि एक एवरेज इंडियन की या एक एवरेज हिंदू की जो नॉलेज है अबाउट द स्क्रिप्चर्स या अबाउट माइथोलॉजी इज़ जनरली लिमिटेड टू रामायण एंड महाभारत। हमें रामायण की स्टोरी थोड़ी पता है, वो भी काफ़ी हद तक गलत पता है, और महाभारत की स्टोरीज थोड़ी थोड़ी पता होती हैं। उसके लिए भी पढ़ना है तो रामायण रिवील्ड इनकी बुक है, रामायण रिवील्ड। प्लीज यू कैन गो अहेड एंड चेक इट आउट।
पर महाभारत और रामायण के अलावा बहुत ज़्यादा लोगों को ज्ञान नहीं है हमारे स्टोरीज़ का। कुछ स्टोरीज़ ऑफ कोर्स शिव जी की, पार्वती जी की, थोड़ी काली माता की, कुछ देवियों की कहानियाँ वगैरह पता होती हैं, बट मेजर जो स्टोरीज़ हैं हमारे पुराणों में लिखी गई हैं वो हमें पता ही नहीं, हमें यही नहीं पता कि पुराणों में है क्या, राइट। काफ़ी लोग ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, आई थिंक हमने पिछले पॉडकास्ट में भी डिस्कस किया था कि पुराणों में बहुत सारा हिस्टोरिकल डेटा है, जीनियोलॉजीज है, हम लोग को रीसेंट हिस्ट्री लगती है वो हिस्ट्री, बिल्कुल बिल्कुल रीसेंट हिस्ट्री वाला हिस्टोरिकल डेटा है। पुरानी जीनियोलॉजीज भी है, सूर्यवंश की, चंद्रवंश की, पर कलयुग की जो डायनेस्टीज़ हैं वो भी उसमें मेंशन है पुराणों में। और एक्चुअली 4 मेजर पुराण हैं जिनमें ये आपको डिटेल्स मिलती हैं, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, मत्स्य पुराण और वायु पुराण। इन चारों में ये जीनियोलॉजीज मिलती हैं। सो क्रिएशन की जब हम बात करें, अगेन पुराणों में कुछ बेसिक जो महापुराण है, 18 महापुराण है और 18 उप पुराण हैं। तो महापुराण जो होते हैं उनका एक डेफिनेशन ही ये होता है कि दे हैव टू कवर सर्टेन टॉपिक्स, जिसमें से एक टॉपिक है क्रिएशन, एक टॉपिक है जीनियोलॉजीज, और बाकी अलग अलग चीज़ें उसमें होती हैं। तो क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन तो हमारी बहुत पुराणों में मेंशन्ड है। सो ये आर्टिकल मैंने भागवत पुराण के हिसाब से लिखा था, बट ब्रॉडली द स्टेप्स आर सिमिलर। तो अब हम बिग बैंग के पहले क्या था, अगर हम उस क्वेश्चन पे जाते हैं तो वो हमें आंसर वैष्णव पुराण के हिसाब से, भागवत पुराण या वैष्णव तंत्रों के हिसाब से विष्णु जी के 3 फॉर्म्स हैं। वो एक्चुअली हमने एक पहले जो लाइव सेशन किया था, आई थिंक उसमें भी हमने थोड़ा कवर किया था विष्णु जी के अलग अलग फॉर्म्स के बारे में। तो विष्णु जी का के जो फॉर्म्स हैं जो इस यूनिवर्स के लिए या इस मटेरियल वर्ल्ड के लिए क्रिएट किए जाते हैं भगवान के द्वारा, उनसे भी पहले एक और रियल्म है जिसमें गॉड्स एग्जिस्ट। और जब हम गॉड्स की बात कर रहे हैं, हम बात करें त्रिमूर्ति की, या प्राइमरीली हम बात करते हैं शिव जी की, विष्णु जी की और शक्ति की। ओके। सो ब्रह्मा जो त्रिमूर्ति का पार्ट है, पर वो इटर्नल नहीं है, इमॉर्टल नहीं है। सो ब्रह्मा जी जो है वो फर्स्ट मॉर्टल बीइंग है, पहला नश्वर प्राणी इस यूनिवर्स का। ब्रह्मा जी भगवान है कि वो देवता है? नहीं, डेफिनेटली, मतलब देखिए एवोल्यूशन होती है हर एक सोल की, राइट। तो ब्रह्मा इज द हाईएस्ट पोस्ट यू कैन अचीव, ओके, इन अ मटेरियल वर्ल्ड। सो ब्रह्मा वही बनता है जिसने हजारों जन्म जिए हैं, यू नो, इन अ डिवोशनल बैकग्राउंड या सात्विक चीज़ें करते हुए, और स्पिरिचुअली वो बहुत ग्रो कर चुका है, इवॉल्व कर चुका है, तब जाके वो ब्रह्मा की पोस्ट पे पहुंचेगा। एंड ब्रह्मा इज द हाईएस्ट बीइंग इन अ यूनिवर्स। पर ब्रह्मा एक मॉर्टल बीइंग है। पर जो स्पिरिचुअल रियल्म है, वहाँ जो जहाँ पे भगवान एग्जिस्ट करते हैं बेसिकली, उस स्पिरिचुअल रियल्म में विष्णु जी के फॉर्म्स हैं, शिव जी के फॉर्म्स हैं और शक्ति के फॉर्म्स हैं। अब विष्णु जी के, क्योंकि हम वैष्णव पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, तो विष्णु जी के जो फॉर्म्स हैं उनमें 3 सेपरेट फॉर्म्स बताए जाते हैं फॉर द मटीरियल रियल्म। तो स्पिरिचुअल रियल्म को अगर अब हम समझें, एक खुला आसमान है, क्लियर ब्लू स्काई, और उसमें एक कोने में बादल है, तो 3/4 जो है एग्जिस्टेंस का वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, स्पिरिचुअल रियल्म है। और उसके 1/4 जो कोना है उसमें मटीरियल रियल्म है। तो अब ये मटीरियल रियल्म किसके लिए बना है? तो ये क्वेश्चन बहुत लोग पूछते हैं कि भगवान ने हमें भेजा ही क्यों यहाँ पे, यू नो, इतने दुख हैं, तकलीफ़ें हैं, इतनी स्ट्रगल है, और अगर पर्पज़ यही था कि भाई हमें भगवान के पास ही जाना है तो हमें यहाँ भेजा ही क्यों था? सो अगेन ये कहीं एक जगह आंसर नहीं दिया हुआ है, पर आप मल्टीपल स्क्रिप्चर्स पढ़ते हो, आपको समझ में आता है कि कॉन्सेप्ट क्या है। सो मटीरियल वर्ल्ड में वो वाले सोल्स आते हैं जो खुद इंडिपेंडेंटली रहना चाहते हैं। सो हम सब, ऐसा स्क्रिप्चर्स में बताया जाता है कि सारी जो सोल्स हैं, इंडिविजुअल आत्माएं जो हैं, वो परमात्मा का ही पार्ट हैं, राइट। सो हमें हमारे उपनिषद्स में, वेदों में जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो यही है कि हम परमात्मा का ही हिस्सा हैं, और हमारा अल्टीमेट एम जो होना चाहिए वो इस साइकिल जो है लाइफ और डेथ की, जो संसार जिसे हम बोलते हैं, इसमें से निकल के हमें वापस भगवान के साथ ही जुड़ना है। सो कुछ सोल्स ऐसी थी जो इंडिविजुअल सोल्स थी जिन्हें फ्रीडम चाहिए थी, और ये समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे
एक बच्चा जब बड़ा होता है, जब तक वो छोटा है वो माँ बाप के साथ खुश रहता है। जैसे ही वो बड़ा होना शुरू करता है उसको इंडिपेंडेंस चाहिए, उसको अपने टीनेज का भी ट्रबल, टीनेज का जो टाइम है, रेबेलियस नेचर जब आ जाती है तो वो टाइम है। तो वो इंडिविजुअल सोल्स उस फेज से शायद निकल रही है कि हमें अपनी फ्रीडम चाहिए, अपनी इंडिपेंडेंस चाहिए। तो भगवान एक इंडल्जेंट पेरेंट की तरह हमारे लिए एक अलग घर बना देते हैं, ओके, विच इज़ द मटीरियल रियल्म। लेकिन वो हमें यहाँ अकेला नहीं छोड़ते, वो इस मटीरियल रियल्म को चलाने के लिए अपनी एक और फॉर्म प्रकट करते हैं, जो विष्णु जी की पहली 3 फॉर्म्स में से है, जो हम आज डिस्कस करेंगे। तो इस फॉर्म को हम कहते हैं कारण ओदक शाही विष्णु। ओदक मतलब ओशन और कारण इज कॉज, रीजन। सो दिस ओशन जो उस ओशन के अंदर लेटे हुए हैं, कारण ओदक शाही, ये जो विष्णु जी का फॉर्म है, दिस इज द कॉज ऑफ द एंटायर एग्जिस्टेंस। अब ये विष्णु जी उस टाइम में जब मटीरियल रियल्म बना, मटीरियल वर्ल्ड बना, अभी हम एक इंडिविजुअल यूनिवर्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम एंटायर मल्टीवर्स की बात कर रहे हैं। मल्टीवर्स या यूनिवर्सेस आने के पहले क्या था, क्या एग्जिस्ट कर रहा था। तो हमारी क्रिएशन की जो स्टोरी वो वहाँ से शुरू होती है कि मटीरियल रियल्म में देयर वाज नथिंग, सिर्फ ये कारण ओदकशाही विष्णु भगवान थे। और आप जनरली जब आप देखते हैं विष्णु जी को शेषनाग के ऊपर लेटे हुए, लक्ष्मी जी के साथ, गरुड़ के साथ, वो ये विष्णु नहीं है। अच्छा, दिस इज अ प्राइमेवल फॉर्म, आदि पुरुष हैं ये, जो जिनके साथ कोई अटैचमेंट्स नहीं है, कोई ये जो पैराफिरनेलिया है। लक्ष्मी जी भी नहीं है? नहीं, लक्ष्मी जी भी नहीं है, अनंत शेषनाग भी नहीं है, ये सब जो है ये इस फॉर्म से एसोसिएटेड नहीं है। तो एक कारणोदक शाही विष्णु अकेले लेटे हुए हैं इस मटीरियल वर्ल्ड में। अब ये लेटे हुए हैं, उसका मतलब पर्पस ये है, बेसिकली सिंबलिज्म ये है कि ही स्प्रेड आउट इन द वर्ल्ड। सो जो स्पेस है, यू नो, मैं पहले भी काफ़ी पॉडकास्ट में ये चीज़ हाईलाइट की है कि देयर इज अ साइंटिफिक बेसिस टू दीज थिंग्स। तो जब हम शिव जी की बात करते हैं, हम टाइम के कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। महादेव हैं, वो महाकाल हैं, काल इज टाइम। जब हम विष्णु जी की बात करते हैं, वी टॉक अबाउट स्पेस, क्योंकि विष्णु का मतलब ही वो होता है जो सब तरफ फैला हुआ है, जो हु स्प्रेड आउट। तो स्प्रेड आउट क्या है? स्पेस। सो क्रिएशन ऑफ स्पेस सबसे पहले इज विष्णु जी का रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसलिए शायद विश्व को भी ऐसे वर्ल्ड, ऑफ कोर्स इट्स द सेम रूट, इट्स द सेम रूट। और शक्ति की जब हम बात करते हैं तो हम एनर्जी की बात करते हैं, और ब्रह्मा की जब हम बात करते हैं हम मटीरियल चीज़ों की बात करते हैं, क्रिएशन की बात करते हैं। सो विष्णु जी जो कारणोदकशाही विष्णु है, जो इस रियाल्म में है, मटीरियल रियाल्म में, और उनके हर पोर से एक यूनिवर्स निकलता है। जब भी वो एक्सहेल करते हैं, सो अगेन दिस इज सिम्बॉलिक। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, बट एट पीरियोडिक इंटरवल्स उनके पोर्स में से यूनिवर्सेस निकल रहे हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है मल्टीवर्स का, ये इनिशियली हमारे पुराणों से आया है। सो अब ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा इट्स पॉपुलर साइंस फिक्शन में, हॉलीवुड में एंड एवरीवेयर, बट जो बेसिक कॉन्सेप्ट है मल्टीवर्स का, ये हमारे हज़ारों हज़ारों साल पुरानी स्क्रिप्चर्स में लिखा गया है। और विष्णु जी के जो पोर से निकले हुए यूनिवर्सेस हैं, उस हर यूनिवर्स के अंदर एक फॉर्म है उनकी, जिसको हम कहते हैं गर्भोदकशाही विष्णु। अब उसको गर्भोदक क्यों बोलते हैं? क्योंकि दिस इज लाइक अ वूम्ब, राइट, कि गर्भ की तरह है हर यूनिवर्स, जिसके अंदर क्रिएचर्स पैदा होंगे। और वहाँ पे जो लेटे हुए हैं विष्णु, वो हैं शेषनाग के ऊपर। ओके। और उन विष्णु की नाभि में से कमल निकलता है। अगेन इट इज़ अ सिम्बॉलिक वे। इसका मतलब ये नहीं कि एक्चुअली विष्णु जी की नाभि में से कमल निकलेगा और उसके अंदर से कोई क्रिएचर निकलेगा, पर ब्रह्मा उस कमल के अंदर से निकलते हैं। तो इसका पर्पस क्या है बेसिकली समझाने का, कि जैसे एक संतान पैदा होती है, जब वो गर्भ के अंदर होती है तो वो अपनी माता से कनेक्टेड होती है थ्रू दी अम्बिलिकल कॉर्ड। तो ये लोटस जो है, उसकी जो स्टॉक है, दैट इज द अम्बिलिकल कॉर्ड कनेक्टिंग गॉड एज अ क्रिएटर विद द फर्स्ट मॉर्टल बीइंग विच इज ब्रह्मा। तो ब्रह्मा जी जो पहले मॉर्टल बीइंग है, नश्वर प्राणी है इस यूनिवर्स के, वो विष्णु जी से प्रकट हुए, और वो जो लोटस है वो उनकी अम्बिलिकल कॉर्ड है बेसिकली।
और ब्रह्मा जी फिर दोबारा क्रिएशन शुरू करते हैं उस यूनिवर्स की। तो ये जो शुरू का जो पार्ट है, जब तक ब्रह्मा जी पैदा नहीं हुए हैं, इसको हम बोलते हैं प्राकृतिक सर्ग। ये इसमें 3 अलग अलग स्टेप्स आते हैं, बट आई विल नॉट गो टू मच इनटू डिटेल बिकॉज दिस इज मोस्ट कंसेप्चुअली, दिस हैज़ टू बी अंडरस्टूड कंसेप्चुअली, क्योंकि इसमें जो 5 इंद्रियां हैं या 5 पंच महाभूत हैं या 5 तन मात्रा हैं, ज्ञान इंद्रिय, तो ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां जो है, ये सब इसमें डेवलप होता है। ईगो, कॉन्शियसनेस, अहंकार, द आइडेंटिटी। अहंकार का मतलब सिर्फ ईगो नहीं होता, और ईगो का मतलब सिर्फ प्राइड नहीं होता। ईगो मीन्स योर आइडेंटिटी, आई, साइकोलॉजिकली अगर हम बात करते हैं तो व्हाट इज योर आइडेंटिफिकेशन, दैट इज योर ईगो, दैट इज योर अहम। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ दीज सेंसेस, जो चीज़ें हम देख रहे हैं अब यूनिवर्स में, क्या है, जो कुछ भी है वो इन 5 सेंसेस के थ्रू ही हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो जब यूनिवर्स की क्रिएशन हुई या जब मटेरियल रियल्म की क्रिएशन हुई, तब कुछ भी नहीं था उसमें। प्राकृतिक सर्ग में बेसिकली थिंग्स आर कमिंग इनटू बीइंग। सो जो पहले सब फ्लूइड में था, अगर आप बिग बैंग थियोरी की बात करते हैं तो उसमें एक बहुत लंबी डार्क एज थी, जो साइंटिस्ट बिग बैंग के हिसाब से टाइमलाइन बताते हैं। फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स देयर वाज अ डार्क एज, नथिंग वाज विजिबल, देयर वाज ओनली लॉट ऑफ रेडिएशन, बहुत सारे आयंस थे, प्लाज्मा था, सो इट वाज ऑल एनर्जी, इट वाज ऑल फ्लूइड। सो जब हम शक्ति की बात करते हैं तो जो देवी के उपासक हैं वो यही मानते हैं कि इनिशियली देयर वाज ओनली शक्ति, विच इज़ ट्रू, क्योंकि मैटर एग्जिस्ट ही नहीं करता था उस टाइम, सिर्फ एनर्जी का एक फ्लक्स था, राइट। सो उस प्राइमीवल सूप में बेसिकली एनर्जी थी, आयंस थे, एंड दिस वाज दी प्राकृतिक सर्ग, जिसमें जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जो 5 हम महाभूत बोलते हैं, पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, अग्नि, तो ये जो है ये बन रहे थे। दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स। सो हम पृथ्वी की बात करें, पृथ्वी का मतलब प्लैनेट अर्थ नहीं है, पृथ्वी मतलब टैंजिबल सब्सटेंस। अच्छा। जल मतलब फ्लूइड सब्सटेंस, अग्नि मतलब एनर्जी, हाँ, जो गर्म करती हो, जो हीट कर रही हो। आकाश आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? आकाश इज बेसिकली अगेन स्पेस एंड ईथर इज द सॉर्ट ऑफ वी कैन अंडरस्टैंड थ्रू एटमॉस्फियर, या फिर जो मीडियम है टू ट्रांसमिट एनर्जी। साउंड वेव्स हैं, जैसे साउंड वेव्स कैसे जाती हैं, दे ट्रैवल इन ईथर, राइट। सो ये जो कॉन्सेप्ट्स है, जो कि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है यूनिवर्स के, ये उस समय फॉर्म हो रहे थे। तो दैट इज दी प्राकृतिक सर्ग। उसमें आपने एक चीज़ जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी, ये आर्टिकल पढ़ते समय, वो एक पता नहीं क्यों ऐसा किया विष्णु जी ने। पहले जब वो गर्भोदक्षाय जी जब आए, कार्णोदक्षाय विष्णु जी में से, तो वो पहले तो 1000 महायुग तक कुछ करते ही नहीं है, काफ़ी ब्लैंक रहता है, जो आपने कहा कि बिग बैंग के पहले भी एक शांति थी। और फिर उसके बाद में भी जब वो ब्रह्मा जी निकलते हैं उनके नाभि में से, उसके बाद में भी वो ब्रह्मा जी को 100 महायुग तक पेनेंस करना पड़ता है, मेडिटेट करना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है, तब जाके वो अपना दर्शन देते हैं उनको। तो ये क्यों किया उन्होंने, मतलब? सो देखिए, अगेन हम बहुत लिटरली लेते हैं चीज़ें, पर अगर आप कंसेप्चुअली सोचे तो जब भी एक यूनिवर्स बना, और सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स अभी बन रहे हैं, जैसा मैंने कहा, उन सबको ऑर्गेनाइज होने में टाइम लगेगा। ओके। अगर आप साइंटिफिकली देखते हैं, बिग बैंग में भी इनिशियली वो आयंस जो इधर उधर भाग रहे थे, दे कोलाइडिंग विद ईच अदर, और अल्टीमेटली फर्स्ट टाइम जब जाके हाइड्रोजन या हीलियम बनते हैं, तब हैवी मेटल्स बनने शुरू होंगे उसके बाद। पर वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, और वहाँ से जो हमारा पीरियोडिक टेबल का पूरा केमिस्ट्री का जो हम रट्टा लगाते थे, वो सारे एलिमेंट्स वहाँ से बनने शुरू हुए, हाइड्रोजन वगैरह से। सो इट विल टेक टाइम, ये बहुत लंबा टाइम पीरियड था। और इनफैक्ट अगर आप सोचिए कि मनुष्य कब आए हैं इस यूनिवर्स की लाइफ में, ह्यूमंस एक्चुअली, यूनिवर्स का तो आप छोड़ ही दो, यूनिवर्स की लाइफ तो बहुत ही लंबी है। अर्थ की जो लाइफ है, अभी मानते हैं कि 4.5 बिलियन ईयर्स अर्थ की लाइफ है, एज है अभी। और ये 4.5 बिलियन ईयर्स में ह्यूमंस, अगर आप एक क्लॉक पे प्लॉट करेंगे, तो वो 11
59 के आसपास ह्यूमंस प्रेजेंट प्रकट हुए हैं। माय गॉड 1159 मतलब अगर ये पूरा टाइम प्लॉट करेंगे तो नेचर तो हमारे बिना इतने साल बिल्कुल मतलब इतने कर बिल्कुल लिए। तो ये सारी चीजें चल ही रही थी, यू नो, देयर वाज अ लॉट दैट वाज हैपनिंग। तो ये जो स्क्रिप्चर्स में बताई जाती हैं चीजें, दे आर वेरी सिंबॉलिक, कि इसका पर्पस यही है आपको बताने का कि बहुत लंबा टाइम था जब 1000 महायुग मतलब ब्रह्मा का पूरा एक दिन तो यूनिवर्स जो है वो ब्रह्मा के 100 साल के लिए उसकी लाइफ, ब्रह्मा की जो लाइफ है वो यूनिवर्स की लाइफ है हर यूनिवर्स के लिए। तो ब्रह्मा की लाइफ उनके 100 ईयर्स होती है, उनके हर 100 ईयर्स में 360 दिन होते हैं जिनको कल्प कहते हैं। तो पूरा एक कल्प, देयर वाज नथिंग। और फिर ब्रह्मा जब प्रकट होते हैं उस कमल के पुष्प में से, और वो देखते हैं इधर उधर और उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ अंधकार है। तो अगेन सिंबॉलिकली इट इज शोन कि ब्रह्मा के 5 सर स्प्राउट होते हैं टू लुक एवरीवेयर, चारों दिशाओं में और ऊपर देखने के लिए उनके सर प्रकट होते हैं। और उन्हें नहीं समझ में आता कि मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ। ही इज सिटिंग अलोन इन दिस यू नो बिग लोटस एंड देयर इज नथिंग, कुछ भी नहीं है। और फिर ब्रह्मा जी कंफ्यूजन में, घबराहट में, उसके बाद उनको यू नो बिकॉज ही इज स्पिरिचुअली इवॉल्व्ड, जैसे मैंने कहा कि सबसे ज़्यादा जो इवॉल्व्ड बीइंग होता है एक यूनिवर्स का, उसको चांस मिलता है ब्रह्मा बनने का अगली क्रिएशन के लिए। तो उनको ये रियलाइजेशन होती है दैट ही नीड्स सम गाइडेंस, तो वो मेडिटेट करना शुरू करता है। इनफैक्ट मेरी जो फर्स्ट बुक थी विश्वामित्र, उसके प्रोलोग में मैंने यही एपिसोड डाला था। तो विश्वामित्र की स्टोरी तो बाद में मेन स्टोरी है, बट प्रोलोग मैंने वहीं से शुरू किया था कि क्रिएशन कैसे शुरू हुई और ब्रह्मा जी के मन में क्या चल रहा था, यू नो, एट दैट टाइम। मेरी पढ़नी बाकी है पर मैं पढ़ लूँगा जल्दी। सो ब्रह्मा जी मेडिटेशन करते हैं और उनके अबाउट 100 महायुग के लिए जब वो मेडिटेशन करते हैं तब उन्हें रियलाइज़ होता है कि यू नो सोर्स कौन है। वो ऐसा कहानी है कि वो कमल की स्टॉक में से नीचे जाते हैं, ऊपर जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता क्या हो रहा है, पूरा अंधकार है। और फिर उनको विष्णु जी दर्शन देते हैं और तब वो उन्हें बताते हैं कि तुम्हारा पर्पस क्या है, बेसिकली क्रिएशन। अब ब्रह्मा जी को काम तो उन्होंने दे दिया क्रिएशन का, लेकिन अब ब्रह्मा जी को पता नहीं क्या करूँ मैं, कैसे करूँ, कहाँ से बनाऊँ, क्या करूँ। और वहाँ से हमारी जो एक्चुअल क्रिएशन है हर यूनिवर्स की, वो शुरू होती है। So finally we are at the point of creation by Brahma. Yes. So क्रिएशन शुरू करते हुए, सृष्टि की शुरुआत करते हुए, अब हर यूनिवर्स में वही है, एक आयनिक सूप है, प्लाज्मा है, देयर इज नथिंग मटीरियल। सो सबसे पहले जो ब्रह्मा जी क्रिएशन करते हैं, जिसको हम बोलते हैं मुख्य सर्ग, बिकॉज दैट इज द मेन। क्या होता है पहले? सर्ग इज बेसिकली लाइक अ चैप्टर और स्टेजेस, यू नो। सो मुख्य सर्ग उसको बोलते हैं, जिसमें मेन जो चीज़ें हैं उस यूनिवर्स की वो क्रिएट हुई, जो इमोबाइल थी या इमूवेबल चीज़ें हैं। सो प्लैनेट्स ऑल्सो, इफ यू रियलाइज, दे आर immobile. They are moving because of gravitation. हाँ, वो सन के ग्रेविटेशनल पुल पर by itself a planet is immobile, right? So पर्पस यही है अगेन बताने का कि जो जिस जगह पे आप रह रहे हो, जो प्लैनेट्स हैं, जो गैलेक्सीज हैं, या जो भी यू नो लैंड है, माउंटेन्स हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो पहले आई हम सबसे। तो वो हमारा जो फाउंडेशन है, पहले रहने के लिए जगह होगी तभी आपको क्रिएट करने का मतलब है ना। तो ब्रह्मा ने सबसे पहले रहने के लिए जगह बनाई, जीवों के लिए, आत्माओं के लिए। तो वो मुख्य सर्ग था। उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे लिविंग चीज़ें बनानी शुरू की, बर्ड्स, एनिमल्स, एक्वेटिक्स, ये सब बनाए, जिसको बोलते हैं तिर्यक सर्ग। अब दिस इज हाउ एवोल्यूशन ऑल्सो हैपेंड, राइट? कि पहले एक प्राइमोर्डियल सूप था, जैसा कहा जाता है कि बैक्टीरिया थे, बैक्टीरिया से एक्वेटिक्स बने, प्लांट्स बने, लैंड के ऊपर चलने वाले एम्फीबियंस बने, फिर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स बने, फिर प्राइमेट्स आए और फिर जाके ह्यूमंस आए। ये भी आपके एक ब्लॉग में जो ई से स्टार्ट होता है, आई थिंक एवोल्यूशन इन हिंदुइज्म, राइट? सो ये जो कॉन्सेप्ट है वो ऑफकोर्स दशावतार में भी वो कॉन्सेप्ट बताया जाता है, पर क्रिएशन में जो तिर्यक सर्ग है उसमें अभी तक कोई इंटेलिजेंट स्पीसीज, जैसे हायर इंटेलिजेंस, हायर कॉन्शियसनेस वाले नहीं है अभी। तिर्यक सर्ग में बेसिक लाइफ फॉर्म्स आते हैं। और ये इन्होंने अर्थ ही क्यों चुना? क्योंकि
पहले आपने बोल दिया कि इतने इमूवेबल प्लैनेट्स बना दिए, बट फिर अर्थ क्यों? सो ये हमारी गलतफहमी है कि सिर्फ अर्थ पे ही लाइफ है। हमारे स्क्रिप्चर्स के हिसाब से तो 14 लोक है। अच्छा। और ये जो 14 लोक हैं उन सब में लाइफ फॉर्म्स हैं अलग अलग। और 14 लोक मतलब ये ऐसा नहीं कि 14 प्लैनेट्स हैं। लोक मतलब एक बहुत बड़ा जोन है, बहुत बड़े बड़े जोन्स हैं। जैसे कहा जाता है, हम गायत्री मंत्र अगर आपने सुना हो या पढ़ा हो तो ओम भूर्भुवः स्वः, तो वो भू क्या है? भूलोक। भुवः इज भुवर लोक एंड स्वः इज स्वर्ग लोक। सो ये जोन्स हैं अर्थ से लेके सन तक जो जोन है, अर्थ इज भूलोक। और ऐसे अर्थ के जैसे और बताए जाते हैं दैट 7 द्वीप हैं टोटल। और अर्थ से लेके या भूलोक से लेके सन तक का जो डिस्टेंस है, सूर्य तक का जो डिस्टेंस है, वो भूवर लोक है। तो उसके बीच में जो कुछ है वो सब भूवर लोक में आता है। और सूर्य से लेके ध्रुव तक, ध्रुव तारा जो है, ध्रुव तारा तक का जो रीजन है दैट इज स्वर्ग लोक। अच्छा। सो ऐसा नहीं है कि स्वर्ग लोक हम बोलते हैं, हम इमेजिन करते हैं एक शहर है, एक सिटी है, अमरावती या जो भी जहाँ पे हेवन है, एक लोक है। तो वैसा नहीं है, लोक में जोन है पूरा। दिस मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। ये ज्यादा विजुअलाइजिंग डेफिनेटली रियल भी लग रहा है, समझ आ रहा है। डेफिनेटली। तो स्क्रिप्चर्स में देखिए सिंबॉलिक स्टोरीज होती है। और ये लोक का भी एक ब्लॉग है। हाँ, लोक का भी एक ब्लॉग वो भी मुझे करना था, बट इन्होंने मेरे को टाइम नहीं दिया। सो अभी डिस्कस हो गया रहे थोड़ा। सो जो ये लोक है, इसमें हर एक अलग अलग लोकों में अलग अलग टाइप्स की इंटेलिजेंट स्पीसीज हैं। सो सिर्फ पृथ्वी पे अकेले हम नहीं हैं। डेफिनेटली देयर आर एलियंस आउट देयर। सो याद रखना, हम स्पेशल नहीं है। हाँ, हम इतने स्पेशल नहीं है जितना हमें लगता है। सो तो ये पहले तिर्यक सर्ग, मुख्य सर्ग और तिर्यक सर्ग हो गए। तो इसके बाद अब ब्रह्मा जी को लगता है कि जो पर्पस है क्रिएशन का, वो इन जीवात्माओं को एक एवेन्यू देना था अपनी तरह से जीने का, राइट। और उनको एक तरह से ये रियलाइजेशन भी होनी चाहिए इन जीवात्माओं को कि उनकी ओरिजिनल लाइफ क्या थी, एंड सो दे शुड हैव दैट कॉन्शियसनेस, राइट। तो वो एक हायर कॉन्शियसनेस के बींग्स बनाना शुरू करते हैं। अब इसमें सबसे पहले आते हैं कुमार। 4 कुमार हैं। तो ब्रह्मा जी अपने थॉट से, ये सारी क्रिएशन ब्रह्मा जी खुद से अपने थॉट से कर रहे हैं, तो इसलिए उनके मन से जो हो रही है उसको मानसिक क्रिएशन बोल रहे हैं। दिस इज नॉट प्रोक्रिएटिव क्रिएशन, राइट। क्या मतलब हम इसमें कहीं पे भी वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सेक्सुअल क्रिएशन। सो उनके थॉट से जो हो रहा है ये सारा, उसमें उनके 4 कुमार पुत्र जो हैं वो पैदा होते हैं। अब पुत्र हम उनको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उन्होंने बनाए, दे आर नॉट बायोलॉजिकली रिलेटेड। पर ब्रह्मा जी ने जो भी क्रिएट किया है वो उनके पुत्र या पुत्रियां ही हुए हैं, एक तरह से। सो जो कुमार है, ये इनके बारे में अगेन बहुत लोगों को नहीं पता है, पर विष्णु जी के 24 अवतार माने जाते हैं भागवत पुराण के हिसाब से। और उन 24 में से पहले जो उनके अवतार हैं वो ये 4 कुमार हैं। ओके, राइट। सो पहले या दूसरे अवतार जो हैं उनके, वो 4 कुमार हैं। सो ये 4 कुमार ये 5 साल के बच्चों के रूप में हैं। और ये इतने इवॉल्व्ड बीइंग्स थे स्पिरिचुअली जो इस यूनिवर्स में प्रकट हुए सबसे पहले, कि उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम ये 5 साल से आगे बढ़ेंगे ही नहीं। ओके। और हम सिर्फ तपस्या करेंगे, हमें इस झंझट में पड़ना ही नहीं है। अच्छा। क्रिएशन वाले और संसार वाले और लाइफ। पर इन्होंने तो ये देखा ही नहीं ना कि क्या होने वाला है, तो इनको पहले ही रियलाइज हो गया। क्योंकि ये जो सोल्स हैं ना, राइट, उनकी जब तक देखिए सोल पैदा नहीं होती तब तक ऐसा बोलते हैं सोल को सारी मेमोरीज हैं अपने पिछले जन्मों की। द मोमेंट वी आर बॉर्न, और इनफैक्ट पुराणों में तो ऐसा कहा जाता है कि व्हाई डज अ चाइल्ड क्राई व्हाइल बीइंग बॉर्न। क्योंकि अब उसे सोल को वो पता है कि अब मैं सब भूल जाऊंगा या भूल जाऊंगी, और मुझे दोबारा इस सब में घुसना पड़ेगा। दैट इज व्हाई द चाइल्ड इज क्राइंग। तो ऐसा कहा जाता है। ये आजकल की जो जनरेशन जी या मिलेनियल वाली मीम से बहुत ज्यादा रिलेटेबल है ये। क्योंकि वही होता है ना कि यार ये क्या लाइफ में जी रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सो जो कॉन्सेप्ट है वो यही है। तो जो ओरिजिनली जो सबसे पहले सोल्स क्रिएट किए, जिनको फॉर्म दिया गया, सोल क्रिएट नहीं की जा सकती, वो तो इज नेवर एग्जिस्टेड, नेवर डिस्ट्रॉयड, इट इज एवर एग्जिस्टिंग, राइट। सो वो जो सोल्स थी वो बहुत रियलाइज्ड सोल्स थी, वो चारों जो कुमार थे। तो वो मना कर देते हैं ब्रह्मा जी को साफ साफ कि भाई हम तो इस झंझट में नहीं पड़ेंगे।
तो ब्रह्मा जी को बड़ा गुस्सा आता है और वो निराश हो जाते हैं। तो उनकी जो एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, वो उनके मस्तक से प्रकट होती है एज अ डार्क पर्पल कलर्ड चाइल्ड, नील लोहित बेसिकली कलर है। और वो जो बच्चा ना वो रो रहा है, और वो उसको चुप कराने के लिए ब्रह्मा जी कहते हैं माँ रुद्र, डोंट क्राई, और इसीलिए उस बच्चे का नाम पड़ जाता है रुद्र। तो शिव जी जो रुद्र जिनको हम मानते हैं, वैष्णव कॉन्सेप्ट में शिव जी के अलग अलग रूप हैं। ऐसा नहीं कि यही शिव जी का पहला फॉर्म है, पर जैसे स्पिरिचुअल रियल में विष्णु जी के फॉर्म्स हैं, वैसे विष्णु जी के भी, शिव जी के भी फॉर्म्स हैं। पर मटीरियल वर्ल्ड में शिव जी प्रकट होते हैं थ्रू ब्रह्मा, और ब्रह्मा जी के फोरहेड से वो प्रकट होते हैं एज रुद्र। अब शिव जी के प्रकट होने पे जब वो चुप होते हैं तो ब्रह्मा जी उनको बोलते हैं कि आपको मेरी हेल्प करनी पड़ेगी प्रोक्रिएशन के लिए। तो शिव जी भी ऑफ कोर्स मना कर देते हैं कि भाई ये सब झंझट में तो मुझे नहीं पड़ना है। तो फिर ब्रह्मा हेल्प मांगते हैं उनसे कि प्लीज़ यू नो आई एम लिटरली स्ट्रगलिंग हियर, क्योंकि कुछ तो मेरी हेल्प कीजिए। तो शिव जी अपने जैसे 11 और रुद्र प्रकट करते हैं, 10 और रुद्र प्रकट करते हैं, टोटल 11 रुद्र हो जाते हैं वो। तो ब्रह्मा जी को थोड़ा इंस्पिरेशन मिलता है कि हाँ ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, यू नो ऐसे। अगेन इफ़ यू सी एवोल्यूशन के हिसाब से दिस इज बेसिकली माइटोसिस, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेल डिवीजन है। तो ही इज जस्ट स्प्लिटिंग इनटू अनदर हाफ, दैट हाफ इज स्प्लिटिंग इनटू अनदर हाफ। तो 11 रुद्र ऐसे बन जाते हैं, विच इज़ वेरी साइंटिफिक। और आप सोचिए कि रिलीजियस स्क्रिप्चर में ऐसी चीज़ें मिलना, इट्स यू नो इफ़ यू हैव एन ओपन माइंड यू रियलाइज कि व्हाट आर दे ट्राइंग टू टेल यू। और ये रुद्र जो बन जाते हैं, फिर इसके आगे भी क्रिएशन नहीं बढ़ रही है। तो ब्रह्मा जी उनसे हेल्प मांगते हैं कि अब आगे कैसे बढ़े। और वो शिव जी अपने में से जो फेमिनिन प्रिंसिपल होता है उसको बाहर निकालते हैं, और वो होती है रुद्राणी। सो फर्स्ट टाइम इस यूनिवर्स में मेल और फीमेल कंपोनेंट्स अलग अलग होते हैं। तो अब इसके पहले तक कोई कंसेप्ट ही नहीं था मेल और फीमेल का। हाँ, तो ऐसा नहीं बोल रहे कि मेल पहले आए, हाँ, पर बट इट वाज कंसेप्ट ही नहीं था, कॉन्सेप्ट ही नहीं था मेल और फीमेल का, जेंडर्स का। तो वहाँ पे शिव जी अपने लेफ्ट हाफ में से रुद्राणी जो है, रुद्र जो है वो रुद्राणी तो को अर्धनारीश्वर वहाँ पे भी बोल सकते हैं, अलग अलग एपिसोड अर्धनारीश्वर के। पर हाँ, यहाँ पे भी वो टिपिकल कॉन्सेप्ट नजर आता है। उसी तरह फिर 11 टोटल रुद्राणियाँ हो जाती हैं, लेकिन दे आर स्टिल नॉट प्रोक्रिएटिंग। वो अभी भी दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन यू नो संसारिक लाइफ। सो वो दो एक हाफ्स बन गए हैं एक होल के, दे आर ऑलवेज टुगेदर, दे ऑलवेज फाइंड वेज टू कम टुगेदर। पर उनका पर्पज़ ये नहीं है कि हमें प्रोक्रिएट करना है, हमें जनरेशन्स आगे बढ़ानी है, जो ब्रह्मा जी का पर्पज़ है। उनका पूरा का पूरा रीज़न ही एग्जिस्टेंस का ये है। तो फिर ये कार्तिकेय और गणेश वो सब बहुत बाद में आते हैं, बहुत। अच्छा, वो इनके पार्ट नहीं है, इनके भी और अवतार हैं। सो उन 11 रुद्रों में से एक है शिव, और वो शिव जी के पुत्र जो है कार्तिकेय, गणेश, ये बहुत बाद में पैदा हुए हैं, बहुत अलग हो गया। सो इनिशियली दे रिफ्यूज कि हमें आगे प्रोक्रिएशन वगैरह नहीं करना। अब ब्रह्मा जी फिर परेशानी में आ गए कि हाँ मैंने कुछ जीव तो बना लिए, पर लेकिन मेरा पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा है। मैंने जो इतनी सारी क्रिएशन बनाई है, यूनिवर्स बनाया है, इतने प्लैनेट्स बनाए, गैलेक्सीज बनाए है, जो भी बनाया, उनको पॉपुलेट कौन करेगा। सो उनका वो मेडिटेशन करने बैठते हैं, और वो जो नेगेटिविटी होती है, जो गुस्सा होता है, वो चैनलाइज करते हैं पहले तो, और वो अपने थॉट्स से 10 पुत्र और पैदा करते हैं। और वो जो 10 पुत्र उनका बोलते हैं उनके मानस पुत्र, क्योंकि वो मानसिक विचारों से आए हैं, उनके मन से आए हैं। सो जो मानस पुत्र हैं उनके, वो 10 ऋषि हैं जिनको हम जानते हैं, जैसे अत्रि हैं, पुलह, पुलत्स्य, वशिष्ठ, ये सारे जो ऋषि हैं जिनके नाम हम सुनते हैं, बड़े बड़े ऋषि, भृगु, तो ये सारे उनके मानस पुत्र हैं। नारद भी ब्रह्मा जी के पुत्र है, मानस पुत्र, थॉट क्रिएटेड, माइंड बॉर्न सन्स। और एक उनमें से है दक्ष। सो इन सब ऋषियों में से सिर्फ दक्ष हैं जो वो बीड़ा उठाते हैं अपने ऊपर कि ठीक है मैं आपकी हेल्प करूँगा। लेकिन अभी तक देयर इज स्टिल नो प्रोक्रिएशन दैट इज हैपनिंग। दक्ष ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ठीक है मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, बट अभी तक किसी को पता नहीं कि कैसे होगा ये। तो फिर ब्रह्मा जी वापस नेगेटिविटी में जाते हैं, और उनकी उस मनोदशा से
जो जीव प्रकट होते हैं बेसिकली वो नेगेटिव टेंडेंसीज वाले प्रकट होते हैं, और ये है असुर। ये जो क्रिएशन आगे आगे अब ये हो रही है ना, दिस इज द देव सर्ग। इसको देव सर्ग बोलते हैं क्योंकि सिर्फ देवता ही नहीं है इसमें, देवता असुर और दूसरे बीइंग्स भी हैं, बट दे आर डिवाइन बीइंग्स, हायर कॉन्शियसनेस। तो ये देव सर्ग है बेसिकली, और इसमें असुर पहले पैदा होते हैं, और जैसे ही उनके अंदर से वो नेगेटिविटी निकल जाती है वो अपनी वो फॉर्म छोड़ देते हैं ब्रह्मा जी, और एक नई फॉर्म ले लेते हैं। जो उनकी फॉर्म वो डिस्कार्ड कर देते हैं उसमें से बनती है रात्रि, नाइट टाइम। तो असुर जो है दे आर रिलेटेड विद द नाइट टाइम, उनको नॉकटर्नल माना जाता है, निशाचर बोलते हैं उनको। फिर अब वो नेगेटिविटी उनके अंदर से निकल गई, तो अब वो पॉजिटिव माइंड से दोबारा मेडिटेशन करते हैं, और वो कुछ बीइंग्स क्रिएट करते हैं जो हैं देव। दीज आर द गुड पीपल। तो वो असुर को बैलेंस आउट करने के लिए करते हैं? हाँ, सॉर्ट ऑफ। तो वो देवता जो प्रकट हुए हैं फिर वो दोबारा अपनी वो फॉर्म छोड़ देते हैं, और उससे बनता है दिन। सो डे टाइम एंड नाइट टाइम का कॉन्सेप्ट वहाँ से शुरू होता है, और उसके बाद फिर वो तीसरी जो फॉर्म लेते हैं। तो आप एक तरह से मान सकते हैं कि ये जो 3 गुण हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक, तो पहले बार उनका तामसिक गुण प्रोमिनेंट था। सेकेंड टाइम जब वो मेडिटेट करते हैं तो सात्विक गुण प्रोमिनेंट था, और राजसिक गुण जब प्रोमिनेंट होता है थर्ड टाइम, फिर उसमें निकलते हैं उनके शरीर में से जो, या उनके थॉट्स से जो प्रकट होते हैं उनको बोलते हैं पितृ जो बोलते हैं हम, या पितृपक्ष होता है उस टाइम जो पितृ होते हैं, एंसेस्टर्स। तो हमारा एक कॉन्सेप्ट है कि जो हमारे अपने एंसेस्टर्स हैं, हमारे जो पूर्वज थे, वो उनको हम पितृ बोलते हैं, बट पितृ और भी हैं इस यूनिवर्स में। सो देवता और पितृगण ये दोनों हायर बीइंग्स हैं ह्यूमंस से। अब ये पितृगण जब बन जाते हैं तो फिर वो फॉर्म को डिस्कार्ड करते हैं, और उससे बनती है संध्या, इवनिंग। और ये जो देव सर्ग जब खत्म होता है तो ब्रह्मा जी फील्स अ लिटिल अकम्प्लिश्ड कि हाँ मैंने काफ़ी कुछ अचीव कर लिया है। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्रिएशन है वो होती है मनुष्यों की, और उनके शरीर से स्वयंभू मनु और शत्रुपा, 2 मेल एंड फीमेल वो प्रकट होते हैं। और मनुष्य सर्ग के पहले ब्रह्मा जी और भी बीइंग्स क्रिएट करते हैं, और उनमें से एक है प्रसूति। सो दक्ष जो उनके पुत्र थे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, जिन्होंने बीड़ा उठाया था, वो प्रसूति के साथ उनका विवाह होता है। एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैपेंस। और दक्ष और प्रसूति के जो बच्चे हैं उनकी पुत्रियां होती हैं काफ़ी सारी, और वो पुत्रियां अलग अलग ऋषियों से, अलग अलग देवताओं से उनकी शादी होती है, और उससे फिर प्रोक्रिएशन या जनरेशंस शुरू होती हैं। जैसे वो जो फेमस है आदित्य ऋषि, आदित्य इज बेसिकली कश्यप ऋषि के बच्चे होते हैं। हाँ सॉरी, उल्टा बोल दिया। हाँ, तो आदित्य तो उनके बच्चे, अदिति के बच्चों को बोलते हैं। तो दक्ष की ही बेटी थी अदिति, जिनकी शादी कश्यप ऋषि से होती है, और उनके बच्चे जो थे आदित्य, वो प्रेजेंट मनवंतर के लिए देवता हैं। तो वो कश्यप जी तो आई थिंक दिति से भी शादी होती है। हाँ, तो और दैत्य होते हैं, से भी होती है, और धनु से जो होती है उससे दानव प्रकट होते हैं। सो ऐसे प्रोग्रेशन शुरू हुआ है। तो दक्ष और प्रसूति के कारण सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शुरू होता है यूनिवर्स में। और मनु और शत्रुपा जो फर्स्ट ह्यूमन बीइंग्स हैं बेसिकली, जो ब्रह्मा जी से प्रकट हुए हैं, तो उनको रहने के लिए ब्रह्मा जी पृथ्वी सौंपते हैं कि अलग अलग लोग अलग अलग बीइंग्स को मिल गए, और मनुष्यों के लिए वो पृथ्वी देते हैं, भूलोक आपके लिए है। सो ये मनुष्य सर्ग है बेसिकली। और इसमें स्टोरी भी है, अगर आपको याद हो तो वराह अवतार जो विष्णु जी के हैं, उसकी वो स्टोरी यही है कि स्वयंभू मनु जब प्रकट होते हैं ब्रह्मा के इस दिन में, तो एक राक्षस, क्योंकि असुर पहले आ चुके हैं, तो ये चीज़ हमें याद रखनी पड़ेगी कि असुर देवताओं से पहले आए थे। हाँ, बड़े भाई है, और ऋषि उनसे भी पहले आए हैं। तो इसीलिए देवता और असुर दोनों ही ऋषियों की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि अरे ऋषि मुनि को मतलब इतनी इंपॉर्टेंस उनको क्यों दे रही है, कि देवता भी उनके आगे झुक रहे हैं। दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को श्राप दे दिया, या वो भृगु ऋषि ने त्रिमूर्ति को कैसे टेस्ट कर लिया। सो वो जो है ऋषि जो है, वो मानस पुत्र जो है ब्रह्मा जी के, वो सबसे पहले बीइंग्स हैं
बिफोर गॉड्स, बिफोर द डीमंस वर बॉर्न, वो ह्यूमन लोग नहीं है जो जाके हायर अचीव कर लिए, वो पहले से ही वो अचीव, पहले से ही अचीवर्स हैं, बॉर्न अचीवर्स और अचीवर्स हैं, एग्जिस्टेंस है। सो वो स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं बेसिकली, राइट। तो ये हमारा टाइमलाइन वगैरह वो उन पे अप्लाई नहीं होता। सो मनुष्य जब पैदा होते हैं, उनके रहने के लिए ब्रह्मा जी पृथ्वी उनको सौंपते हैं, और एक राक्षस है पहले, हिरण्याक्ष, तो वो पृथ्वी को लेके किडनैप करके चला जा चुका होता है। और राक्षसों को रहने के लिए पाताल लोक वगैरह दिए हुए हैं, 7 लोक हैं राक्षसों के लिए, असुरों के लिए, नॉट जस्ट राक्षस, असुरों के लिए लोअर लोक हैं, जिनको हम लोअर बोलते हैं जोग्राफिकली, स्पेशली, कि मतलब इट डजंट मीन कि वो निम्न वर्ग के हैं, पर वो एक्चुअली बहुत ऑप्युलेंट जगहें हैं, ज्यादा प्रसिद्ध, हाँ, वो बहुत ज़्यादा समृद्ध हैं, समृद्ध, सॉरी राइट वर्ड इज समृद्ध, राइट। और जो देवता वगैरह हैं, उनके लिए देवता, ऋषि, मुनि जो हैं, उन सब के लिए जो अपर लोक हैं, वो सारे उनके लिए असाइन होते हैं। और मनुष्य के लिए भूलोक है, जो सेंट्रल बेसिकली एरिया है। और पृथ्वी को लेकिन हिरण्याक्ष ने किडनैप कर लिया है, और वो उसको डिस्प्लेस करके वो समुद्र के अंदर ले जाता है। अब वो समुद्र कौन सा है, बहुत लोग पूछते हैं कि समुद्र के अंदर कैसे पृथ्वी डूब गई। पृथ्वी में समुद्र है, एग्जैक्टली। सो जब हम यूनिवर्स की बात कर रहे थे, तो हमने बात की थी गर्भोदकशाही विष्णु की। हाँ जी। तो वो गर्भ ओशन जो है, जिसमें विष्णु जी लेटे हुए हैं, उस समुद्र में वो लेके जाता है उनको, पृथ्वी को। तो नाउ दैट इज क्लियर। हाँ, तो गर्भ ओशन जो है, उसके ऊपर विष्णु जी लेटे हुए हैं, उनकी नाभि से कमल निकलता है, जिसमें टॉप पे ब्रह्मा जी निकलते हैं। दैट इज द हाईएस्ट लोक कॉल्ड सत्यलोक। ओके। तो सत्यलोक और विष्णु जी जहाँ लेटे हैं, उसके बीच में 14 लोक हैं ये टोटल। ओके। और नीचे गर्भ ओशन है। और ये हिरण्याक्ष गर्भ ओशन में जाके किडनैप करके उसको बंदी बना देता है, पृथ्वी को। और फिर विष्णु जी वरावतार लेके पृथ्वी को छुड़ाते हैं, और जो हमेशा उनके नाक के और वो उनके जो दांत के बीच में दिखते हैं। हाँ, सो वो विष्णु जी वापस अर्थ को वहाँ प्लेस करते हैं। ऑफ कोर्स, मतलब इसका भी कुछ ना कुछ डीप सिग्निफिकेंस होगा, दैट प्रॉबेबली इट रेफर्स टू अ टाइम जब ग्रेविटेशनल पावर इतनी स्ट्रांग नहीं थी। इनफैक्ट पता है, अभी भी आपको यूनिवर्स में अगर आप सर्च करोगे, काफ़ी सारे वॉन्डरिंग प्लैनेट्स हैं जिनके स्टार्स या तो डिस्ट्रॉय हो गए हैं, या वो इतने फीबल हो गए हैं अपनी स्टेज में कि उनका ग्रेविटेशनल पावर ख़त्म हो गया है। और ये ऑब्जेक्ट्स जो हैं, दे आर वॉन्डरिंग अक्रॉस द यूनिवर्स। सो प्रॉबेबली इट इज़ टेलिंग अस कि एक टाइम ऐसा था जब अर्थ वॉज ऑल्सो वॉन्डरिंग, मे बी, और उसके बाद फिर जब अर्थ को वापस स्टेबल करते हैं विष्णु जी वराह अवतार में, उसके बाद फिर मनुष्य धरती पे रहना शुरू करते हैं, क्रिएशन आगे आगे बढ़ती है। मुझे पता है इसमें क्या समझ में आ रहा है, सॉरी टू इंटरप्ट। मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि जो गोल्डीलॉक जोन बोलते हैं ना, कि अर्थ इधर है और इधर ही लाइफ है, बाकी कोई में मे बी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ज़्यादा लाइफ नहीं होगी, या एनारोबिक लाइफ होगी जो बिना ऑक्सीजन के जी लेते हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि जब ये वराह अवतार ने, क्योंकि आप अभी तक कह रहे हो कि सिंबॉलिक है, पर मुझे ऐसा लगता है कि जो आपने डिस्क्राइब किया है, जो हमारे देवता है, भगवान है, ये हमारे समझ से बहुत ज़्यादा ऊपर है। हम इनको अपने साइंस के लॉजिक्स में नहीं लगा सकते। बिल्कुल, बिल्कुल। और इन्होंने जब वराह अवतार लिया और उन्होंने जब वो प्लेस किया, उनको इतना परफेक्ट प्लेस किया जानबूझ के कि चलो अब इसका कुछ यूज किया जाए, इतनी मेहनत की है। और उन्होंने फिर गोल्डीलॉक जोन में रखा उसको। इसीलिए ही आप देखोगे तो जो हमारे क्लोजेस्ट ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स हैं, जो हमने अभी तक ढूंढे हैं, उसमें से अभी भी जो इवन 20 बिलियन लाइट ईयर्स होते हैं, या 20 लाइट ईयर्स होते हैं, कितने बिलियन लाइट ईयर्स होते हैं, उसके बाद में भी हमें किधर लाइफ नहीं दिखी है। हमें इधर इसे दिखी क्योंकि ये भगवान ने जानबूझ के एक ऐसी जगह पे प्लेस किया है। राइट, डेफिनेटली। देखिए, अगर आप बात करते हैं कि यार यूनिवर्स तो सिर्फ साइंस के ऊपर चल रहा है, सो हाउ डू यू एक्सप्लेन अर्थ बीइंग एट दिस प्लेस? जो गोल्डीलॉक जोन है, काफ़ी अगर ऑडियंस को नहीं पता होगा, तो गोल्डीलॉक जोन वो एरिया होता है एक सन के अराउंड, स्टार के अराउंड बेसिकली, जिसके अराउंड लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। अब सन के अराउंड 8 प्लैनेट हैं, पर उसमें से एक ही है जो गोल्डीलॉक जोन में है। तो ऐसे ही हर स्टार के अराउंड गोल्डीलॉक जोन होगा। सो पर इतने स्टार्स हैं, इतने उनके प्लैनेट्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पर आपको जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है, जो भी मेरे हिसाब से हमने काफी वास्ट ऑब्जर्व कर चुके हैं, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू से कि वहाँ पे लाइफ है या नहीं है। हमारा देखिए, अभी तक साइंटिस्ट का जो
एजम्पशन है वो ये है कि सारी लाइफ फॉर्म्स हमारी तरह होंगी या कहीं ना कहीं से वो हाइड्रोकार्बन बेस्ड फॉर्म्स होंगी और वो रेडियो सिग्नल्स छोड़ेंगी. ज़रूरी नहीं है वो रेडियो सिग्नल्स छोड़ें. तो हम सिर्फ अज्यूम करते हैं कहीं पे लाइफ है या नहीं. अगर वहाँ से रेडियो सिग्नल कोई आएगा तो हम मानेंगे. और हम जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो अपनी ऑब्जर्वेटरीज में और अपने स्पेस स्टेशंस वगैरह से या दूसरे ऑब्जेक्ट से दे ऑल्सो कीप सेंडिंग रेडियो सिग्नल्स आउट इनटू द यूनिवर्स. उधर रिसीविंग का अलग मेथड होगा. क्या पता हमें कुछ भी नहीं पता है. हमें अगर हमारे ही ऊपर जो लोग हैं, जो नीचे लोग हैं, वो भी इतने अलग तरीके से हैं जो हम देख ही नहीं पाते हैं. बिल्कुल. तो वो तो एकदम ही अलग हो गए. बिल्कुल. तो हम कैसे बोल सकते हैं कि लाइफ है या नहीं है. पर हाँ, जहाँ जहाँ लाइफ है वो भगवान के एग्जिस्टेंस के बिना पॉसिबल ही नहीं है होना. हमारा दिन नहीं चलता तो ये एग्जिस्टेंस क्या बात है. बिल्कुल. सो मनुष्य सर के बाद बेसिकली वी टॉक अबाउट मनु. और ब्रह्मा जी के एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं. लाइक हमारे 12 घंटे होते हैं दिन में. तो वैसे 14 डिविजन्स है और हर मनवंतर के लिए अलग अलग मनु आते हैं. ओके. मतलब इट्स नेसेसरी कि हर मनवंतर में अलग मनु. डेफिनेटली. ओके. और हर मनवंतर में भी आई थिंक 71 महायुग होते हैं. और महायुग मतलब चतुर्युग. हाँ. और हम लोग अभी शायद 51st ईयर. हम लोग ब्रह्मा जी के जो 100 ईयर्स की लाइफ जो हमने पहले डिस्कस की थी, तो उसमें से अभी ब्रह्मा जी का 51st ईयर शुरू हुआ है. और ये इनके 51st ईयर का पहला दिन है जिसको हम वराह कल्प कहते हैं. तो अभी जो हमने वराह की स्टोरी डिस्कस की, दैट वाज द फर्स्ट अवतार. पहला इनकारनेशन विष्णु जी का इस दिन में ब्रह्मा जी के वो वराह अवतार है. सो उससे एक्चुअली मुझे एक और चीज़ ध्यान में आती है जब हम दशावतार की बात करते हैं. काफ़ी लोग बोलते हैं कि दशावतार से एवोल्यूशन का पता चलता है. सो एवोल्यूशन एज अ कॉन्सेप्ट क्लियरली हमारे स्क्रिप्चर्स में नहीं मेंशन्ड है. पर जैसे हमने अभी बात की, जिस तरह क्रिएशन बताया गया है हुआ, वो क्लियरली एवोल्यूशन को दर्शाता है. दैट पहले इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स आए, फिर धीरे धीरे वेजिटेशन, प्राइमेवल फॉर्म्स, उसके पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हायर बीइंग्स केम इनटू फॉर्म. और दशावतार जो है उसमें अगर आप लिस्ट में देखेंगे तो सबसे पहला अवतार मत्स्य अवतार बताया गया है, विच इज एक्चुअली नॉट करेक्ट क्रोनोलॉजिकली इन दिस कल्प. यस. तो ये जो 10 अवतार हैं इस कल्प के ही हैं, अलग अलग मनवंतर्स के. बट इसमें पहले वराह कल्प आ गया. सबसे पहला जो अवतार था इस कल्प में ब्रह्मा जी के, वो वराह अवतार था. इसलिए वो जो पंडित जी कभी कोई पूजा का करते तो जम्बूद्वीपे, भारत खंडे और फिर वराह कल्पे. बिल्कुल. तो हम वराह कल्प में है, इसीलिए ये देखिए ट्रेडिशंस जो है, रिचुअल्स जो है, उनका कुछ मीनिंग है. तो जो हम संकल्प लेते हैं उसको संकल्प बोलते हैं. अच्छा. जब हम क्योंकि जब हम कोई अनुष्ठान कर रहे हैं या कुछ रिचुअल परफॉर्म करने के लिए शुरू कर रहे हैं तो पहले हम संकल्प लेते हैं कि हम ये अच्छे से करेंगे. और वो संकल्प जब हम लेते हैं तो उसमें ये अभी टाइम क्या है, लोकेशन क्या है, और मैं कौन हूँ, मेरा गोत्र क्या है, ये हम चीज़ें वहाँ पे डिक्लेयर करते हैं. सो संकल्प लेते हुए जैसे आपने कहा वराह कल्पे, फिर हम बोलते हैं जम्बू द्वीपे. जम्बू द्वीप इज बेसिकली दिस ग्लोबल आइलैंड. ओके. और उसमें भारत खंडे जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसमें भारतवर्षे, इंडिया प्रॉपर में हम हैं. ओके. सो इट इज वेरी डिटेल. भारत खंडे मतलब आप बोल रहे हो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो पीस ऑफ लैंड है, जो अफ्रीका से अलग से एक सब कॉन्टिनेंट की तरह अलग मूव करता है, वो पीस ऑफ लैंड. yes. फिर उसमें जो भारत का देश है उसको yes. भारतवर्ष. यस. वाओ. सो इतना प्रॉपरली. बिल्कुल. सो क्योंकि हमें पता नहीं है सिग्निफिकेंस क्या है. अगेन हमें लैंग्वेज समझ में नहीं आती, हमें सिग्निफिकेंस समझ में नहीं आता उसका कि क्या है इन सब चीज़ों का पर्पस. पर ये वराह अवतार जो था ये पहला अवतार था. और उसके बाद दूसरे अवतार हुए. इनफैक्ट मत्स्य अवतार तो वन ऑफ द मोस्ट रीसेंट अवतार्स है. सो जो ऑर्डर है बेसिकली दशावतार का, उससे हमें समझ में आता है कि आर्टिफिशियल ऑर्डर है. और जैसा मैंने कहा वराह अवतार पहला अवतार था इस कल्प का. अब इस कल्प में जैसा मैंने पहले कहा 14 मनवंतर होते हैं हर मनवंतर में, तो अभी हम 7th मनवंतर में हैं. और मत्स्य अवतार जस्ट बिफोर 7th मनवंतर हुआ था. 6th और 7th मनवंतर के बीच का जो टाइम था उसमें मत्स्य अवतार हुआ था. wow. तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट रीसेंट अवतार्स. ऑफ कोर्स उसके बाद श्री राम, परशुराम, कृष्ण जी, बुद्ध अवतार वगैरह कल की जो अभी होंगे ये सब हैं. लेकिन मत्स्य अवतार इज़ नॉट द फर्स्ट अवतार.
तो ये जो ऑर्डर है उससे हमें समझ में आता है कि एक एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट देने की भी कोशिश की गई है। जो हम मत्स्य अवतार से शुरू करते हैं, कूर्म अवतार पे आते हैं, फिर उसके बाद वराह अवतार आता है, फिर नरसिम्हा अवतार आता है, और फिर ह्यूमन इनकारनेशंस आते हैं। तो एक एक्वेटिक लाइफ से एम्फीबियन टेरेस्ट्रियल बीइंग, हाफ मैन हाफ ह्यूमन, एक्चुअली उसके बाद वामन अवतार आते हैं जो एक प्रिमिटिव मैन मान सकते हैं हम। उसके बाद परशुराम जो फॉरेस्ट में रहते थे, बेसिकली एक्स यूज़ करते हैं, क्रूड टूल्स यूज़ करते हैं, एंड आफ्टर दैट वी कम टू सिविलाइजेशन विद श्री राम। सो एक कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन भी है स्क्रिप्चर्स में। तो मैं जैसे बहुत बार बोल चुका हूँ आई थिंक इस पॉडकास्ट में, और लोग सुन के शायद परेशान हो जाएंगे कि बहुत ज़्यादा सिम्बोलिज्म होता है और इन सब चीज़ों का बहुत डीप सिग्निफिकेंस होता है। जो भी स्टोरीज़ हैं उनको सिर्फ एक कहानी के रूप में लेके उनको डिसमिस मत कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए कि उनका पर्पस क्या है, हमें क्या बताना चाहती हैं वो कहानियाँ। तो बट ये जो आपने ऑर्डर की बात कही, पर जो लास्ट 3 अवतार है वो तो प्रॉपर ऑर्डर में ही वो हुआ प्रॉपर ऑर्डर में है, right? यस। और हम लोग अभी 28वें महायुग में हैं, उसके कलयुग में तो एंड ऑफ 28वां महायुग, और ये 7वां मनवंतर है। इसमें मतलब तो जितनी बात करें कम है, क्योंकि अभी आपने 10 अवतार की बात सुनी, आपने भारत खंडे, जम्मू द्वीपे, ये सारी जो बातें सुनी, प्लस अभी जो मैं ये बात कर रहा हूँ कि हम 28वें मनवंतर में, क्योंकि इसमें महाबली जो वामन अवतार के अंदर दब जाते हैं नीचे, उनको एक आशीर्वाद मिलता है या वरदान मिलता है कि नेक्स्ट मनवंतर तो 29वें मनवंतर के इंद्र बनेंगे। ये सारे 8वें मनवंतर के, हाँ सॉरी, मैं 19वां महायुग बोल रहा था, सॉरी, 8वें मनवंतर के इंद्र बनेंगे। सो ये सारी जो चीज़ें हैं, अगर आपको डीप में पढ़नी है तो ये सारी चीज़ें इनके ब्लॉग में अवेलेबल है। तो जो भी स्कॉलरली एक अप्रोच रखना चाहता है, ऑलवेज यू कैन गो एंड फाइंड इट ऑन हिज वेबसाइट, ब्लॉग वाली वेबसाइट। इट्स वो है ना, खजाना है एक नॉलेज की। एंड जितना भी मैं पढ़ता था, मैं इतना हैवी फील करता था उसके बाद में, क्योंकि इतनी नॉलेज एक साथ एक ब्लॉग में। और आज आप देख रहे हैं कि हमने शायद एक ही ब्लॉग के बारे में बात करने की कोशिश की हो, पर हमने कम से कम 5 या 6 ब्लॉग्स के एटलीस्ट एक समरी में बात तो कर ही ली है। डेफिनेटली। और पर्पस वही है सात्विक, बिकॉज काफ़ी लोग, अब जैसे हमने पहले भी बात की, कि पढ़ते नहीं है नाउ, यू नो, पीपल आर नॉट रीडर्स, दे आर मोर वॉचर्स नाउ। सो आई थिंक, आई होप एटलीस्ट वो क्यूरियोसिटी एटलीस्ट कुछ जागेगी आपके व्यूअर्स में या ऑडियंस में। एंड डेफिनेटली डिटेल्स ब्लॉग में भी मेंशन्ड हैं। अगर आप पुराण पढ़ना चाहते हैं, स्क्रिप्चर्स पढ़ना चाहते हैं, वो सब भी अवेलेबल हैं ऑनलाइन। ईजिली यू कैन गेट एक्सेस टू मैनी स्क्रिप्चर्स इन मैनी लैंग्वेजेस। सो सारी डिटेल्स अवेलेबल हैं। सिर्फ द ओनली थिंग वी नीड टू डू इज इनिशिएट, यस, और वो पहल करने की सिर्फ ज़रूरत है। और नहीं हो तो पॉडकास्ट है ही, आके बार बार देख लेना ये वीडियो। सो इसी के साथ यहाँ पे एंड करें। श्योर, थैंक यू सो मच, एंड आई होप आपको इसमें से बहुत कुछ सीखने मिला हो। एंड पार्डन माई एक्साइटमेंट, और हमारी थोड़ी जो इंग्लिश बार बार निकल के आ जाती है, हम लोग थोड़े से मुंबई में पले बड़े हैं, तो ये एक माइनस पॉइंट है उसका, तो प्लीज़ उसके लिए माफ़ी। और इसी के साथ यहाँ पे हम एंड करते हैं। थैंक यू सो मच विनीत जी। थैंक यू सो मच सात्विक फॉर हैविंग मी हियर अगेन, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर पॉडकास्ट। और आपके ऑडियंस के लिए भी आई होप ये बहुत यू नो ज्ञानवर्धक रहेंगे जो आपके पॉडकास्ट जो आप कर रहे हैं, अलग अलग लोगों के साथ, अलग अलग स्पीकर्स के साथ, अलग अलग सब्जेक्ट्स को लेके। आई होप दे अप्रिशिएट इट, और आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।